हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। यू ऑल आर वेलकम। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट कंटिन्यू करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज करेंगे आज हम। इससे पहले सभी वीडियोस आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ यानी एडजॉइंट हो गया, इन्वर्स हो गया, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हुई है, क्योंकि आज की एक्सरसाइज में वो यहाँ यूज़ होंगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर नहीं देखी आप लोगों ने वीडियोस तो देख लें, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। बिफोर लीडिंग दिस एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग एक्स्ट्रा विच मेक यू एक्स्ट्रा। ठीक है जी, देखिए, जैसे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, or you can say determinant of A not equal to 0. In this case, inverse of matrix exists. तो इसी को बोलते हैं, it is called consistent. ठीक है जी। अगर मैट्रिक्स ए कोई नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर को हम डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 भी बोलते हैं, तो उस केस में इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, उसी को कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। इफ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो हम डायरेक्टली इसको इनकंसिस्टेंट नहीं बोल सकते। हेयर वी फाइंड टू केसेस। पहले केस में अगर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब तो आप 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स है, ये डायरेक्ट आप बता देंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिट नहीं करता, कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आता है, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्टली इनकंसिस्टेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हमें चेक करना होता है। अगेन टू केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ system has infinite many solution, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन के अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो फिर इस केस में ये क्या हो जाता है? कंसिस्टेंट। ये थोड़ा सा याद रखना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। ठीक है जी। और अगर इफ सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन में क्या हो गया? वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। अब ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होता है? वैसे तो बहुत पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, कई बार पढ़ रखा है। मैनी सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, और जो B होता है, जो नो सॉल्यूशन होता है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। फिलहाल आपको ये चेक नहीं करना, हमें तो सिर्फ ये याद रखना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन कौन से बेसिस पे हो सकता है। पहला क्या लिखा? अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट हम इसको कंसिस्टेंट बोल देंगे। अगर हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है, तो अगर ये केस 0 मैट्रिक्स नहीं आता तो वो इनकंसिस्टेंट है।
ठीक है जी। और अगर जीरो आ जाता है तो यहाँ पे दो केस चेक करने हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे कंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन पे ये इनकंसिस्टेंट होता है। ये बारीकियों का ध्यान रखना जरूरी है ना जी। एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेल फ्रेंड्स, इन दिस एक्सरसाइज वी आर अबाउट टू डिस्कस ओनली मैट्रिक्स मेथड। एक्चुअली मैट्रिक्स मेथड आर 3 टाइप्स, but in this exercise it is only mentioned one method, matrix inverse method. But you know very well there is some extra always in my videos. आपको भी कुछ एक्स्ट्रा मालूम होना चाहिए ना, that would make you something different from others. तो थोड़ा सा देख लिया करो और माइंड में हमेशा रखा करो। वीडियो देखने का पर्पज़ ये भी होना चाहिए कि मैंने कुछ अलग से सीखा, बुक से कुछ अलग सीखा, है ना जी। देखो मैट्रिक्स मेथड में मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैट्रिक्स मेथड। 3 मेथड होते हैं इसके। पहला मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, दूसरा क्रैमर्स रूल और डिटरमिनेंट मेथड। And third one, which is very unknown to you definitely, Gauss-Jordan elimination method. 3 मेथड्स होते हैं इसके, बट वी हैव टू डिस्कस ओनली मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। अब देखो नाम से पता चल रहा है इनवर्स मेथड, है ना। तो इसमें ना ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये x क्या है, a इनवर्स क्या है, b क्या है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए जी, एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 8, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 3x प्लस में 4y इक्वल टू 3। चलिए जी, सबसे पहला काम a निकालना। a किसे बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल्स। 2 3 -1 4। b होता है जो इक्वल टू में लिखा है और x होता है जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं। सबसे पहला काम, अगर फॉर्मूले को हम देखें, वी नीड a इनवर्स। तो a इनवर्स के लिए सबसे पहला काम होता है डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना। कैसे निकालते हैं, लीडिंग डायगोनल की मल्टीप्लाई 8, एक माइनस अपनी तरफ से फिर ये, तो ये हो गया 11। उसके बाद निकालते हैं एडजॉइंट। तो दोस्तों इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को 2-2 के ऑर्डर में डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकलता है ये बताया था, फिर बता देता हूँ। इसमें ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, इसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं और इसके अपोजिट साइन कर देते हैं। हो गया जी इनवर्स, मतलब एडजॉइंट हो गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है जी, चलो जी देख लेते हैं आगे। तो ए इनवर्स, डिटरमिनेंट को अलग से हम शो कर देंगे ऐसे करके, और ये हो गया हमारा 4 - 3 1 और 2। ठीक है जी। नाउ बैक टू द फॉर्मूला, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की जगह हमने लगा दिया xy, a इनवर्स हमें पता है और b ये भी पता है हमें, -2 और 3। मल्टीप्लाई केयरफुली कर देना, 4 2 जा 8 प्लस में 3, 3 2 जा 6 प्लस 6, तो ये हो गया 1/11 माइनस का 5 और ये 12। तो अब कंपेयर अगर हम करें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, दिस मल्टीप्लाई -5 यानी माइनस का 5/11 और y 12/11, ये आपका आंसर। तो दोस्तों 2-2 के ऑर्डर में ये काम था। अभी हम 3-3 का ऑर्डर भी देखेंगे, बस ये थोड़े से मेथड याद रखना दोस्तों। ठीक है जी, चलिए एक बार कॉपी कर लो। 11 क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल्स 2 1। अच्छा यहाँ पे दोस्तों x का कांस्टेंट नहीं है तो वो 0 लेट कर लेंगे, मतलब x वेरिएबल ही नहीं है, है ना।
अब y में आते हैं 1 -2 3, 1 -1 -5, ठीक है जी। b इक्वल टू में वैल्यू लिखिए 1 3/2 और 9, और x अभी यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए हैं x y z। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम है a इनवर्स निकाल दो, अच्छे से गलत ना हो। तो a इनवर्स के पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। याद होगा ये 2 लिखा, किसी भी एक रॉ को सॉल्व कर देते हैं, है ना। ये 2 लिखा, और आप लोगों को ये भी मालूम है ना, पहला रॉ हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये साइन यहाँ पे हाइड है, 2 कॉलम और रॉ एलिमिनेट हो जाता है, ये बच गया। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई 5 2 = 10 +3, ये अपोजिट साइन लेते हैं, दिस इंटू दिस, तो माइनस का 5 0 प्लस में 1, कॉलम और रॉ एलिमिनेट हो जाएगा, 3 - 0, ठीक है जी। कितना आ गया 2 13 -1 -5 प्लस में 1 3, ये आ गया 26 प्लस में 5 और प्लस में 3, कितना आ गया दोस्तों 34, ठीक है जी। अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। जैसे A11 A12 A13 कैसे करते हैं याद होगा, -1 की पावर इसको ऐड करके लिखते हैं, -1 3 हो गया, -1 4 हो गया, ठीक है जी। ये 11 12 13 देखो हमने पहले ही सॉल्व करके लिख रखा है, तो ये 3 वैल्यू हेल्प के लिए डायरेक्ट उठा लो, मेहनत मत करना इसमें बार बार। तो ये आ गया 13 -5, ये आ गया 5, और ये आपका 3 है, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है जी। चलो A21 -1 पावर 3, A22 -1 पावर 4, A23 -1 पावर 5, ठीक है जी। A21 ये है, रॉ एलिमिनेट कॉलम एलिमिनेट, -5 -3 -8, तो दोस्तों ये हो जाएगा 8, ठीक है, एक माइनस यहाँ से। 22 कॉलम और रॉ एलिमिनेट, 5 2 = 10, माइनस का -0, तो -10 हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका -10 आ जाएगा, ठीक है। 23 कॉलम रॉ एलिमिनेट, 3 2 = 6 -0 6, तो ये आ जाएगा -6, ठीक है जी। एक और बचा है A31 -1 पावर 4, A32 -1 पावर 5, A33 -1 पावर 6, ठीक है जी। 31 ये रॉ और कॉलम एलिमिनेट, -1 + 2, तो 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1, दिस इंटू दिस, -2 -1 माइनस का 3, एक माइनस यहाँ से आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। A33 -4 -1 -5, और ये आपका माइनस का 5 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ये होता है ना। तो कोफैक्टर्स का मतलब तो निकाल लिया, ट्रांसपोज का मतलब कॉलम को रॉ में लिख दो या रॉ को कॉलम में। देखो ये रॉ था ना, अब इसको कॉलम में लिख देना ऐसे करके, दिस 13 5 3, ठीक है। दूसरा ये रहा 8 -10 -6, ठीक है। और तीसरा ये रहा 1 3 -5, ठीक है जी। अब आपको पता होगा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। तो डिटरमिनेंट हमने निकाला था 1/34, साइड में लिखो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ठीक है जी। अब पता है ना भाई, फॉर्मूला लिखा था ना x = A इनवर्स B, बस x की वैल्यू यहाँ लगा दी, x y z, A इनवर्स हमने निकाल लिया है। A इनवर्स है जी 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, और B है हमारे पास 1 3/2 और 9, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई ध्यान से करना दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं।
चलो जी, इसकी मल्टीप्लाई 13 वन जा 13, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा और प्लस में 9। ठीक है जी। सेकंड वाला 5 वन जा 5, -5 3 जा 15 माइनस का और प्लस में 27। ठीक है। उसके बाद 3 वन जा 3, -2 3 जा 3 3 जा 9 और -45। तो ये x y z 1/34 कितना आ गया बच्चों? ये 25 और 9 34, 27 5 32 17 17 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 54 और ये 51 आ जाएगा। ठीक है जी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 1/34 इंटू में 34 दैट इज़ 1 है ना। y की वैल्यू 1/34 इंटू में 17 दैट इज़ 1/2 है ना। और z इक्वल टू 1/34 इंटू में -51 तो 17 3 जा और अपॉन 2 आंसर। तो ये 3 3 का ऑर्डर था। ठीक है दोस्तों, एक बार कॉपी कर लो। ये 2 क्वेश्चन है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 15 एक क्वेश्चन है 4.6 का ही। ए हमें दे रखा है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको पता है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। आप एक बात बताओ, यहाँ से हम सबसे पहला काम ए देखते हैं ना, देखना क्या निकलेगा। 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 5 -4 -2। चेक करना ये क्या है, यही तो है। इसने तो कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा हुआ है। क्या हम इसका ए इनवर्स नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। जब ए इनवर्स निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? यही तो करने वाले हम, आराम से हो जाएगा। उलझाने वाला क्वेश्चन दे रखा है बस, है ना। बात तो वही है। चलिए हो जाएगा। एक एग्जाम्पल 29 है। वैसे तो 16 जो क्वेश्चन है वो भी वर्ड प्रॉब्लम का है, लेकिन वो बहुत ईजी है। तो उसकी बजाय मैंने सोचा आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बता दिया जाए। एग्जाम्पल 29 वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस भी सामने आ सकते हैं आप लोगों के। तो पहले आपको इसको एल्जेब्रिकली इक्वेशंस बनानी होगी, उसके पास मैट्रिक्स मेथड करना है। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 16। तो कर लेते हैं। लेट 3 नंबर्स आर x y z रिस्पेक्टिवली। 3 नंबर हमने लेट कर लिए। ठीक है जी। चलिए जी, बोल रखा है 3 नंबर का सम 6 है। x + y + z = 6 बन गई पहली इक्वेशन। इफ वी मल्टीप्लाइड बाई थर्ड नंबर बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई थर्ड नंबर बाई 3 कर दिया मल्टीप्लाई, एंड एड सेकेंड नंबर टू इट। सेकेंड नंबर y हमें क्या मिलता है? 11। थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेते हैं। y + 3z = 11। लो जी, दूसरी बन गई, है ना। बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर है x, थर्ड नंबर है z, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। वी गेट यानी बराबर में, है ना, 2y, यानी x - 2y प्लस में z = 0। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। दोस्तों 3 लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। इसके बाद आप लोगों को पता है क्या करना है, ये मेथड। ठीक है जी, देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 33 है इस पूरी बुक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, एंड इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल। होप कि आप लोगों ने वो स्टडी कर ली होगी वीडियो से, उसी के बेस पे ये आना है समझ। यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। चलो जी, एक को ए लेट कर लेते हैं। ये ए है हमारा, ये बी है। चलो जी, इसका पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं क्या है ये। 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4 -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। चलो जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले रॉ की मल्टीप्लाई सभी कॉलम से, तो -2 -9 प्लस में 12 0 -2 + 2 1 + 3 -4। सेकेंड वाले की मल्टीप्लाई ऐसी 0 + 18 -18 0 + 4 -3
0 प्लस -6 और +6, -6 -18 प्लस में 24, 0 -4 +4, 3 +6 और -8। चेक कर सकते हैं आप क्या आ रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विच इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी, है ना। तो अगर ए बी आई के बराबर आता है तो रूल हमने क्या सीख रखा है कि जो ए है, जो मतलब बी है, वो ए इनवर्स के बराबर होगा। ये रूल है भाई। अगर ए बी इक्वल टू आई है तो बी जो होगा वो ए इनवर्स के बराबर होगा, है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या सीख लिया, b इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब ये पहले लिख लो, -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, ये किसके बराबर होने वाला है, इसके इनवर्स के, है ना। 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4 और ये रहा इनवर्स, ये इसके बराबर है। प्रोडक्ट हमने निकाल लिया था। अब हमें दोस्तों ये सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने से पहले आपको पता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है ना, ax = b, यही पढ़ा हुआ है ना हमने फॉर्मूला। तो a यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखना ध्यान से देखना, 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। इस x का मतलब वेरिएबल हमारे तीनों, और b हमारे पास लिखा है 1 1 2। इसको जब यहाँ से हम हटाएंगे तो इधर जाके वो इन्वर्स होने वाला है, 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4 इन्वर्स, और इनटू में ये 1 2। एक ही बात होगी ना, ए यहाँ से हटाते इधर तो इन्वर्स होता है कि नहीं। अब इस इन्वर्स की वैल्यू किसके बराबर है वो यहाँ यूज करो। देखो ये इसके बराबर है, यूज कर लो, -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2 1 1 2। ठीक है जी। तो x y z, चलो जी करते हैं मल्टीप्लाई, -2 + 0 + 2 9 + 2 - 6 6 + 1 - 4, क्या आ गया जी, 0 9 2 11 6 5 और ये 3। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू आ रही है 0, y की वैल्यू आ रही है 5 और z की वैल्यू आ रही है 3। आंसर हो गया। तो ये जो कंसेप्ट था ना, इसकी मल्टीप्लाई हमने i के बराबर किया, यही होता है इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल का केस ये रूल है, ठीक है जी। जब a इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो b जो है वो a इन्वर्स के बराबर होगा। कॉपी कर लो, एक बार पॉज करके कॉपी कर लो, देख लो कैसा है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज हो गई आप लोगों की ख़त्म, ये चैप्टर फिनिश हो गया। होप कि आप लोगों को सभी वीडियोस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है MCQs करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs ही करेंगे। तो इससे पहले आप सभी ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना सभी वीडियोस को, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।